हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रचा हूँ। आपने लाइफ में कभी ना कभी अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट रेट चेक किया होगा, पर क्या लाइफ में कभी आपने चेक किया है कि आपके लंग्स की हेल्थ कैसी है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम कर रहा है? तो आज हम आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्थ चेक करेंगे। आपको 3 छोटे से टास्क परफॉर्म करने हैं और मुझे अपना रिजल्ट बताना है कॉमेंट बॉक्स में। नंबर 1 कि आप अपनी ब्रेथ होल्ड कीजिए और मुझे बताइए कि आप कितने सेकेंड तक अपनी सांस रोक सकते हैं। नंबर 2, एक सांस में आप कहाँ तक काउंट कर सकते हैं उसे काउंट करके बताइए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप कितना काउंट कर सकते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। और थर्ड कि आप कितने मंजिल सीढ़ियां चढ़ सकते हैं बिना ब्रेथलेस हुए या फिर बिना रुके। इन तीनों सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करेंगे कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, हम कैसे चेक कर सकते हैं अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को, क्यों हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ हमारी डे टू डे की लाइफ में खराब हो रही है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारी कम्युनिटी के मेंबर भी बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो जब भी आप सांस लेते हैं तो ये सांस कुछ ट्यूबिंग के थ्रू, जिसे हम ट्रेकिया और ब्रोंकस कहते हैं, आपके एल्वोलाई तक पहुंचती है। तो सांस में जो आप हवा लेते हैं वो एल्वोलाई में जाने के बाद में उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन आपके ब्लड में चली जाती है और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड थी जो आपके मेटाबॉलिज्म से बनी थी वो वापस एल्वोलाई में आ जाती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और वापस से जब आप सांस छोड़ते हो तो ये हवा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, आप अगली सांस लेते हो, फिर फ्रेश ऑक्सीजन जाती है और ये एक्सचेंज होता है। तो इसके लिए हमारा लंग या एल्वोलाई खुलते हैं, फिर ये सिकुड़ते हैं। तो इनको खोलने और सिकुड़ने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट मसल काम करती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी मसल है, बाकी बॉडी की हर एक मसल की तरह। इसको ट्रेन करने के बारे में हम जनरली बात नहीं करते, लेकिन ये वही इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी मसल है जो डीप ब्रीदिंग के टाइम पे आपके दिमाग को और आपके शरीर को रेगुलेट करती है, रिलैक्स करती है और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करती है। आपकी डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को खराब कर रही हैं, लेकिन आप उसके बारे में अवेयर नहीं है। सबसे पहले तो स्मोकिंग है, जिसके बारे में आप सारे लोग जानते हैं कि स्मोकिंग में हजारों टॉक्सिक केमिकल होते हैं। जब आप इस स्मोक को अपने इन्हीं एयरवेज के थ्रू, मतलब इन्हीं ट्यूबिंग और एल्वोलाई के थ्रू पास करते हो और अपने ब्लड तक भेजते हो, तो ये सारा का सारा केमिकल जाकर के आपके पूरे रेस्पिरेटरी के सिस्टम को इन्फ्लेम कर देता है। यहाँ पे एक तरीके की बीमारी प्रोड्यूस करता है क्योंकि बॉडी को अच्छा नहीं लगता। फिर ये ब्लड से हेड टू टो आपके पूरे ऑर्गन में जाकर आपकी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कराता है। आप लगातार थके हुए, बीमार और हजारों बीमारियों के खतरे में होते हो। और स्मोकिंग सिर्फ एक्टिव नहीं परेशान करती, स्मोकिंग पैसिव भी परेशान करती है। अगर आपके आसपास कोई स्मोक करता है, आप भले नहीं करते, तो उसका उतना ही इफेक्ट हो सकता है, उससे थोड़ा कम हो, लेकिन इफेक्ट उतना ही डेंजरस है जितना कि एक्टिव स्मोकिंग है। और अगर आप प्रेग्नेंट लेडी या फिर बच्चों के आसपास स्मोक करते हैं तो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट और पैदा होने वाले बच्चे का पैदा होने से पहले ही मेंटल डेवलपमेंट पुअर हो जाता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज पुअर हो जाती है। स्मोकिंग के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन हम क्या नहीं जानते जो हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को खराब कर रही है, वो है आपके इंडोर पोल्यूटेंट। आपको तो लग रहा है कि आपका घर अंदर से बिल्कुल साफ है, लेकिन नहीं। बहुत सारी चीजें, जैसे अगरबत्ती जलाना, धूप बत्ती जलाना, घर के अंदर मॉस्किटो कॉइल जलाना, अपने किचन को वेंटिलेटेड नहीं रखना, रूम फ्रेशनर यूज करना, यहाँ तक कि कोई भी स्मेल प्रोड्यूस करने वाली चीजें यूज करना, ये सारी की सारी चीजें माइक्रो पार्टिकल प्रोड्यूस करती हैं जो आपके एयरवे में जाते हैं, आपके एयरवे में सेम इन्फ्लेमेशन कराते हैं जैसा कि स्मोकिंग करा रहा था, और यही आपके ब्लड में भी जाता है। इसीलिए ऐसी कोई भी चीज जो स्मेल प्रोड्यूस कर रही है, पार्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, धुआं प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए अपने घर में ऐसी कोई भी चीज इंडोर में यूज ना करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो हमें बिल्कुल स्मोकिंग की तरह परेशान करती है, वो है पोल्यूशन। हाई इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले लोग, या वो शहर जहाँ पे पोल्यूशन हाई है, या फिर वो लोग जिनका घर रोड के पास है, या फिर किसी वजह से आप ऐसी जगह काम करते हैं कि आपका एक्सपोजर कार और गाड़ियों के धुएं के आसपास है, तो ये आपकी बॉडी में सेम इन्फ्लेमेशन कराता है और आपकी लंग की हेल्थ को और बाकी पूरी हेल्थ को खराब करता है। और बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका बच्चा आउटडोर में ऐसी जगह खेलता है जहाँ पोल्यूशन है, जहाँ धूल उड़ती है, धुआं उड़ता है, या फिर किसी भी फॉर्म में कोई छोटे पार्टिकल उड़ते हैं, तो वो बच्चों की लंग हेल्थ खराब करता है। अब सबसे इग्नोरेंट पार्ट की बात कर लेते हैं जिसमें हम कभी ध्यान नहीं देते, वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी और ओवर ईटिंग। आप ज्यादा खाते हो और आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप मोटे हो, तो आपकी लंग हेल्थ खराब होती है, क्योंकि आपके लंग के जो एल्वोलाई हैं बेसिस में, वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, वो कम काम करने लगते हैं। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी आपकी हेल्थ को पुअर कर रही है। लंग हेल्थ पुअर हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इससे हमारी बॉडी में क्या फर्क पड़ता है? जैसे लंग हेल्थ पुअर होती है, जो इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है वो आपकी बॉडी के हर
ऑर्गन को खराब करती है। आपको मेंटल फॉग, इरिटेबिलिटी, पुअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। हार्ट में इन्फ्लेमेशन चलने की वजह से हार्ट की नसों का ब्लॉक होना, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ता है। आपका स्लीप बुरा होता है, आपकी वूंड हीलिंग पूरी होती है, आपकी इम्यूनिटी पुअर होती है, बच्चों के ब्रेन और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पुअर होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज में हो रहे बच्चों का डेवलपमेंट पुअर होता है। ओल्ड एज के लोगों को सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमा, रिकरेंट लंग इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। अगर आप इन सारी चीजों से एक्सपोज हो जो मैंने अभी आपको बताया, तो आपको बार बार सर्दी, जुकाम, खांसी और लंग का इन्फेक्शन होता रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अपनी लंग की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको क्या नहीं करना है। स्मोक नहीं करना है, कभी पैसिव स्मोकिंग के आसपास नहीं रहना है। घर के अंदर कोई भी चीज जो कि धुआं प्रोड्यूस करती है, पार्टिकल प्रोड्यूस करती है, स्मेल प्रोड्यूस करती है, उसको नहीं यूज करना है। किचन को वेल वेंटिलेटेड रखना है, क्योंकि किचन से भी होने वाला जो धुआं है, ये सारी चीजें हमारी हेल्थ को खराब करती हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं जीनी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अगर आप ऐसी जगह पे एक्सपोज हो जहाँ पे ज्यादा धुआं है, ज्यादा पोल्यूशन है, डस्ट है, तो मास्क लगाना है। PM 2.5 से प्रोटेक्ट करने वाला मास्क आप लगा सकते हैं। बच्चों को ज्यादा धुएं और धूल वाले एरिया में बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है तो उसको सीरियसली लेना है, इग्नोर नहीं करना है। और अगर ब्रेथलेसनेस हो रही है, आप एक मंजिल सीढ़ी चढ़ने में थक जाते हैं, तो डॉक्टर से मिलना है, अपना चेकअप कराना है। और अगर आप क्रॉनिकली स्मोक करते हैं तो हो सकता है आपको सीओपीडी की प्रॉब्लम भी हो गई हो, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है, चेकअप कराना है। अब हमें क्या करना है कि हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी हो जाए? डेली 20 से 30 मिनट मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपको करनी है। लेकिन अगर ये भी बात है कि आपके घर के बाहर बहुत हाई पोल्यूशन है, तो आउटडोर नहीं, आप इंडोर एक्सरसाइज कर लीजिए। सेकंड, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। आराम से स्लोली इनहेल करना है, नाक के थ्रू आप इनहेल कर सकते हैं और उसको एक्सहेल करिए, नाक या मुंह से आप एक्सहेल कर सकते हैं। इससे हमारी डायफ्रेगमेटिक मसल स्टिमुलेट होती है, फ्रेनिक नर्व स्टिमुलेट होती है और हमें मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है। अगला क्या करना है, अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज पर्सन है, बच्चा है, या बार बार रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शंस होते हैं, तो आप इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं। डॉक्टर से मिलकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी है। अपने खाने में बहुत सारा फ्रूट्स खाइए, बहुत सारी सब्जियां खाइए, पानी पीजिए, हाई प्रोटीन डाइट खाइए। इससे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है। अगला क्या करना है, अपने इंडोर में एयर को साफ रखना है। अगर बहुत हाई पोल्यूशन है तो आप एयर प्यूरिफायर यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बहुत ही आपके यहाँ की एयर क्वालिटी खराब है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हम कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि हमारी लंग हेल्थ अच्छी है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने बात करी थी कि आप कितनी देर के लिए ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल मिनिमम 30 सेकंड के लिए ब्रेथ होल्ड कर सकता है। वैसे तो ब्रेथ होल्डिंग टाइम वेरी करता है, बहुत सारे लोग तो मिनट 2 मिनट के लिए भी ब्रेथ होल्ड कर लेते हैं। तो आप जितना अच्छा ब्रेथ होल्डिंग टाइम रखते हैं, मतलब आपकी उतनी अच्छी लंग की हेल्थ है। पर अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग 30 सेकंड से कम है, तब तो ये चिंता की बात है। आपको सोचना है कि क्यों आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ खराब हो रही है। आप ये सारे मेजर्स भी अपना सकते हैं। और एक चीज और, आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा करते रहिए, क्योंकि डीप ब्रीदिंग करने से हमारे बेसिस के एल्वोलाई खुलते हैं, मतलब जो आपके एल्वोलाई बंद हो गए हैं वो खुलते हैं, तो बेटर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। दूसरे टेस्ट की मैंने बात करी थी कि सिंगल ब्रेथ काउंट, कि आप एक बार में कितना काउंट कर सकते हैं। तो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल मिनिमम 40 तक का काउंट कर सकता है। बाकी अपने अपने लंग हेल्थ पे डिपेंड करता है कि लोग कितना काउंट करते हैं। अगर आप बहुत आगे तक काउंट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 40 तक का काउंट आपको करना चाहिए। अगर इससे कम है तो प्रॉब्लम है। एक और टेस्ट की मैं बात करती हूँ, 6 मिनट वॉक टेस्ट। आप स्टॉप वॉच लगाइए, 6 मिनट वॉक कीजिए, जितनी स्पीड से आप कर सकते हैं। अगर आप 6 मिनट में 400 मीटर या उससे ज्यादा वॉक कर रहे हैं, मतलब आपकी लंग हेल्थ अच्छी है। लेकिन अगर आप 400 मीटर से कम वॉक कर पा रहे हैं तो फिर आपको अपनी लंग हेल्थ पे ध्यान देना है। ये 2-3 सिंपल टेस्ट आप अपने घर में करके देख सकते हैं। बाकी लोगों के साथ भी अपनी लंग हेल्थ को कंपेयर कर सकते हैं। तो लंग हेल्थ हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ लंग की हेल्थ नहीं है, लंग के साथ हार्ट, मसल, आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ है, क्योंकि ऑक्सीजन अल्टीमेटली आपकी बॉडी को लंग से ही मिलता है। आई होप कि ये कंटेंट आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हेलो सब्सक्राइबर्स, आप सारे लोग कैसे हैं? आज मैं आपको एक बड़ा अलग और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगी। हो सकता है आपने कभी इसके बारे में पहले नहीं सुना हो। इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट या फिर मैट।